बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान रिग्ज़ा अवान एक बार फिर से अपनी सावी बैठक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, नए मौजू और नए मेहमानों के साथ। सबसे पहले तो मैं तमाम जो मेहमान इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और जो फेसबुक से हमें बराह रास्त देख रहे हैं, उन सबको मैं नए साल की मुबारकबाद देती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ये साल हम सब लोगों के लिए कामयाबी और तरक्की का बायस बनेगा। और हम अज़्म करते हैं कि इस साल हम सब मिलकर इस मुल्क की ज़राअत को बेहतर करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। मैं अपने मेहमानान गरामी को यहाँ पर खुशामदीद कहती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज साद बिन मुस्तफ़ा साहब, जो कि साइंटिफिक ऑफिसर हैं अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में अपने खिदमात को सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नवीस साहिब, ऑयल सीड के प्रोग्रेसिव फार्मर भी हैं। इसके अलावा चेयरमैन रिसर्च एंड बोर्ड डेवलपमेंट बोर्ड रारी बहावलपुर से भी अपनी खिदमात को सर अंजाम दे रहे हैं। हम दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके आने का। वेलकम जी, वालेकुम। मैं जो मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जूम सेशन में मौजूद है, मैं उन सबको भी खुशामदीद कहती हूँ और उन सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि आपके जो भी सवालात हैं आप उनका हाथ खड़ा कर सकते हैं उन सवालात के लिए और बराह रास्त हमारे माहिरीन ज़राअत से बात कर सकते हैं। जी सर, आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सूरजमुखी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो है 30% ऑयल प्रोड्यूस करता है। 70% जो ऑयल है हम बाहर से मंगवाते हैं। लोकली जो नॉर्मली स्टैटिस्टिक्स हैं वो कहते हैं 30% ऑयल लोकली प्रोड्यूस किया जाता है। और अगर हम डाटा उठा के देखते हैं पिछले गुज़िश्ता सालों में तो सूरजमुखी की काश्त बहुत कम रह गई थी, लेकिन 2019-20 के अंदर खासा मतलब इसके रकबे में भी इजाफा आया और पैदावार में भी। सर, आप क्या समझते हैं कि पिछले सालों में जो इसकी काश्त में कमी आई साथ साथ, तो उसकी क्या वजूहात हैं और अगर अब बेहतर हुई है 2019-20 में तो इसके पीछे कौन कौन से बड़े कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं कि लोगों की हौसला अफजाई हुई कि वो सूरजमुखी को काश्त करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत शुक्रिया, आपने ये प्रोग्राम अरेंज किया। ये जी सूरजमुखी की ऑयल सीड की कहानी जो है बड़ी पुरानी है और बड़ी गंभीर है कि इसमें जो उतार चढ़ाव इसकी कल्टीवेशन में आता है और हम जो अपने मुल्क की जो ज़रूरत का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं और अपने मुल्क में इसकी जो है ना हमारी काश्त कम से कम है। तो इसमें ये सिर्फ ये जो सूरजमुखी है ना, ये हमारा 12 लाख एकड़ तक एक वक्त था कि इसकी काश्त गई। उस वक्त जो है इसकी प्रोक्योरमेंट की जाती थी और जो हमारा खास तौर पे जो नवीद साहब का एरिया, इसमें इस एरिया में बहुत बड़ी इसकी काश्त होती थी। तो लेकिन फिर क्या हुआ कि इसकी जो हम लोकल प्रोक्योरमेंट है वो बड़े अच्छे तरीके से ना हुई, रेट मंडी के अंदर फार्मर को ना मिला और इसके साथ साथ दूसरी तरफ हमारी अर्ली बीटी कॉटन आ गई, वो जो फरवरी में काश्त होनी शुरू हुई और लोगों ने सूरजमुखी की बजाय कॉटन को काश्त करना शुरू किया और काशन में कॉटन के अंदर उसकी प्रोक्योरमेंट भी अच्छी और उसे प्राइस और मुनाफा अच्छा मिलने लगा, तो वो सूरजमुखी को छोड़ के कॉटन की तरफ आ गया। अब लास्ट ईयर से जो आप बताएं इंटरनेशनल जो ऑयल सीड की प्राइसेस हैं वो भी ज्यादा है काफी, और मार्केट और दूसरा जो कोविड की वजह से हमारी जो इंपोर्ट हो रही है उसमें काफी सारी हर्डल्स आ रही हैं। और इस साल भी जो अब हम देख रहे हैं कि ऑयल सीड की बड़ी अच्छी जो प्राइसेस हैं और आगे भी जो फसल आनी है केनोला और मस्टर्ड की, अभी से जो सॉल्वेंट यूनिट वाले हैं और बाकी भी जितने हमारी इंडस्ट्री है वो उसको खरीदने के लिए अभी से कोशिश कर रही है और अपनी प्लानिंग कर रही है, ताकि जो बाहर से अगर इंपोर्ट कम होती है या कोई हर्डल आती है तो वो लोकली उसको जो है अपना कंपनसेट कर सके। इस तरह जो गंदम के मुकाबले में या दूसरी फसलें जो इनके मुकाबले में होती है उसकी निस्बत जो ऑयल सीड की जो फसलात हैं उसमें फार्मर को बेहतर जो है मुनाफा हासिल हुआ, जिसकी वजह से काश्तकार जो है केनोला की तरफ भी आ रहे हैं काफी और इस साल जो है एक रिकॉर्ड एरिया पे केनोला और मस्टर्ड की फसल लगी है। और इसी तरह जो सनफ्लावर है और इसके साथ साथ दूसरा मसला इसका ये था कि इसकी सूरजमुखी का जो सीड है जितना भी वो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, हाइब्रिड सीड होता है, बाहर से मुख्तलिफ जो मल्टी नेशनल और नेशनल कंपनी है वो इसे इम्पोर्ट करती हैं। उसमें भी जो लास्ट ईयर 2-3 सालों में जो है वक्त पे उसकी सीड की अवेलेबिलिटी ना नहीं हुई, वो भी एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से काश्तकार जो है ना काश्त सनफ्लावर की कम हुई। जी जी साहब, सबका बहुत शुक्रिया। साहब साहब, हमारे साथ ऐसे किसान मौजूद हैं। अभी प्रोग्राम से पहले बहुत सारी फार्मर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है। उन्होंने कहा है कि सूरजमुखी की तो काश्त के बारे में हमें मुकम्मल रहनुमाई फ्राहम की जाए, दूसरा ये बताया जाए कि कितना वो मुनाफा कमा सकते हैं पर एकड़ के हिसाब से।
तो यहाँ पे थोड़ी रहनुमाई कीजिए हमारे काश्तकार भाइयों की कि अगर वो इसको लगाने में दिलचस्पी रखते हैं तो वो कितना मुनाफा कमा सकते हैं, कितना मार्जिन है इस फसल के अंदर। ये देखिए जी, जो सनफ्लावर की फसल है तकरीबन ये 105 दिन से लेकर 125 दिन तक की हाइब्रिड है, जो इनका ड्यूरेशन है उसमें पककर तैयार हो जाती है। और जो जो हमारी पंजाब की, पूरे पंजाब की इस वक्त एवरेज है वो तकरीबन 25 मन है इसकी। और जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं वो 30 मन और इससे ऊपर भी जो है पैदावार ले रहे हैं। और अब मार्केट का रेट, क्योंकि आजकल तो जो है अभी सीजन नहीं है, तो 5,000 रुपए से ऊपर रेट जा है इस टाइम। और लेकिन जो सीजन में भी लास्ट ईयर जो है वो 4500 और 4700 तक जो मार्केट में बिका है। और इस साल भी यही उम्मीद की जा रही है कि मार्केट जो है 4500 से ऊपर ही जानी है। और ये इंडस्ट्री ने भी यही इशारा दिया है कि अगर मिनिमम भी मार्केट गई तो 4500 रुपए पर माउंट के हिसाब से जाएगी। तो अब ये देख लें कि इसमें जो है कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है। अगर 25 मन भी लेता है एक फार्मर तो वो तकरीबन 1.25 लाख के करीब जो है वो उससे जो है पैसे कमाता है। और उसमें इसका जो खर्चा है गंदम के मुकाबले में या दूसरी फसलों के मुकाबले में वो कम होता है। पानी भी उसे कम चाहिए होते हैं, खादें भी कम चाहिए होती हैं, और दूसरी इसकी जो प्रैक्टिस है वो भी कम चाहिए होती हैं। इसलिए ये ज्यादा मुनाफा बख्श है। अब जो खास तौर पर जो करंट सिनारियो चल रहा है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और जो कोविड का हमारा सिनारियो चल रहा है, ये बाहर से इम्पोर्ट नहीं हो रही, और अगर जो हो रही है तो उसमें बड़ी मुश्किलात हैं। और उसके साथ साथ जो मुल्क में हमारे डॉलर की प्राइसेस हैं और महंगाई हो रही है, आप देखें ऑयल की प्राइसेस कहाँ तक चली गई हैं, तो उसके साथ साथ प्रोड्यूस की जो प्राइस है वो भी बढ़ रही है। तो इसलिए ये बड़ी अब ऑयल सीड का इस वक्त जो है कहना वक्त चल रहा है। तो बड़ा जो फार्मर ऑयल सीड लगाएगा उसे बड़ा अच्छी इससे मुनाफा हासिल किया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया। हम नवीद साहब की तरफ चलते हैं। नवीद साहब, आप माशाल्लाह प्रोग्रेसिव फार्मर भी हैं और चेयरमैन भी हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड किरारी में। सर, आप क्या समझते हैं कि हमारे काश्तकार भाई, एक तो मार्केटिंग का इशू तो है, जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू है वो तो सबको पता है, वो तो हर प्रोग्राम में हर फार्मर बात करता है, लेकिन किसान की तरफ से कौन कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं काश्तकारी के दौरान जिसमें पैदावार में कमी आती है या मार्केट में अच्छा रेट नहीं लगता? देखिए, जैसे आपके साथ साथ ने कहा कि मैं समझता हूँ कि मेरी नज़र में आसान फसल है सनफ्लावर। हम तो इसको, मैं सेकंड जनरेशन में हूँ, हम इसको काश्त कर रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ और लोधरा और ये वाला बेल्ट जो है ना साउथ पंजाब में, ये फेमस है। मसाइल की सिर्फ एक हद तक है कि इसमें तरीका काश्त में जो हमने देखा है, मैं काफी सालों से देख रहा हूँ कि हम अगर बेड सोइंग करते हैं तो परिंदों का मसला आता है कि वो बीज निकाल कर ले जाते हैं। नवीद साहब माजरत के साथ मैं आपकी बात को काट रही हूँ। सर, काइंडली अपना माइक करीब कर लें ताकि थोड़ा सा आपकी आवाज में शायद कोई मसला आ रहा है, ठीक से समझ नहीं आ रही। जी, मैं ये कह रहा था कि इसके जो मसाइल हैं, जो हमारे फार्मर के एंड पर जो मसाइल हैं, एक तो हम जो मुल्तान रीजन के करीब करीब जो फार्मर बैठे हैं, हमें तो ऐसा मार्केटिंग का इशू नहीं आता। मार्केटिंग का यहाँ पर सॉल्वेंट प्लांट्स, सारी इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री यहीं पर ही है, हमें ऐसा कभी इशू नहीं आता। हमारी तो ये कैश क्रॉप है। मैंने फार्मर दूसरे इलाके के जो हैं जहाँ पर ये फसल नहीं लगती या कम लगती है, तो वहां पर ये मसाइल हमें सोशल मीडिया से भी सुनने में मिलते हैं कि जी हमसे सेल नहीं होती। हमारे लिए तो ये जैसे कि हार्वेस्ट हुई उसी वक्त ही बहुत ही अच्छी कीमत में हम लोग सेल कर जाते हैं। मसाइल सिर्फ सोइंग की हद तक हैं कि अगर इसका सोइंग का मेथड हो, उसमें जर्मिनेशन है, उसके बाद अगर बेड सोइंग की जाए तो कुछ परिंदे नुकसान कर जाते हैं, एक मसला ये आता है। बाकी अगर आखिर में कुछ टेम्परेचर किसी सालों में चढ़ जाए, ज्यादा हो जाए, टेम्परेचर एकदम राइज हो जाए, तो उस वक्त इसकी यील्ड का मसला हो सकता है कि यील्ड उससे हम समझते हैं कि कम हो जाती है। बाकी इसमें मेरी नज़र में और कोई इतना बहुत बड़ा संजीदा मसला नहीं है कि इसको हम कहें कि जी वो 25 मन, जैसे हाफिज साहब ने कहा कि 25 मन यील्ड हम रेट करें और वो 5 से 10 मन पर आ जाए। ऐसा इसमें इतनी अनसिक्योर फसल नहीं है, ऐसा कोई सीरियस इशू नहीं है इसमें। हम तो इससे टोटली सेटिस्फाइड है। मैं तो इसको कंपैरिजन करता हूँ कि ये तो मकई से भी हम इसको बेहतर कंपेयर कर रहे होते हैं समटाइम। जी जी सर, बहुत शुक्रिया। नवीद साहब, आप बताइएगा कि आप खुद भी से आपने बताया कि आप काश्तकार हैं, तो आप कितनी जो पैदावार है लेते हैं और आपका तरीका काश्त क्या है इस फसल के लिए? जी नवीद साहब। माइक बंद हो गया नवीद। जी हमारी जो टिपिकल है ना तरीका काश्त हमारा है यहाँ पर छठी का। मैंने पिछले साल इसको कोशिश की थी बेड सोइंग से 2 सालों में। उसमें हमें थोड़ा सा परिंदों का मसला आया कि परिंदे जो है ना वो खासतौर पर आबादी के करीब में, ये मसला आया था। बाकी ये है कि पिछले साल मेरी यील्ड तकरीबन 25 से 30 मन आई थी, लेकिन 2 साल जो थे
साबका साल से पिछले 2 साल जब गंदम में रस्ट आया था, उन सालों में मौसम मार्च अप्रैल का काफी हद तक ठंडा था। उन सालों में हमारी यील्ड, मेरी पर्सनल यील्ड आई थी 32 मन, लेकिन कुछ फार्मर मुझसे भी आप ऊपर चले गए थे जिनकी 34 से 36 मन तक भी यील्ड आ चुकी थी। सिर्फ वो ये था कि जो इसके जो आखिर वाला जो ग्रेन फिलिंग टाइम था, वहां पर मौसम ठंडा रहा, बारिशें हुई, ठंडे टेम्परेचर की वजह से ग्रेन फिलिंग मैक्सिमम हुई। तो हमारे इलाके में तो हम ये समझते हैं कि जब भी हम लगा रहे होते हैं, हम इसको 25 मन मिनिमम इसको हम रेट करते हैं कि हमारी यील्ड इतनी आएगी इंशाल्लाह ताला से। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। साहब, आप क्या समझते हैं कि फार्मर, सबसे पहले तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ प्रोग्राम में हाईलाइट करने की जो हमारे फार्मर्स की तरफ से, किसान भाइयों की तरफ से गलतियां होती हैं काश में। क्या आप, क्योंकि आप खुद रिसर्चर हैं, वैरायटीज भी डेवलप करते हैं, आप क्या समझते हैं कि ऐसी कौन सी, असलार साहब मैं आपका भी सवाल लेती हूँ, बस मेरा सवाल मुकम्मल हो जाए। कौन सी गलतियां फार्मर के एंड से होती हैं, जिन चीजों का, ये कहने का ख्याल किन चीजों का रखना चाहिए इस फसल को काश्त करते वक्त? ये देखिए जी, सबसे पहले तो कोई भी फसल है, सिर्फ सनफ्लावर ही नहीं, कोई भी फसल है उसमें आप देख रही हैं कि क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान में बड़ा तेजी से हो रहा है और इफेक्ट हो रहे हैं हम उससे। और इस साल अभी देखें जनवरी शुरू हो गया है और जिसे कहते हैं ना कड़ाकेदार सर्दी, वो नहीं पड़ी, दिन में जी जी बड़ी, आप धूप में बहुत ज्यादा नहीं बैठ सकते। तो ये सोइंग टाइम जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोइंग टाइम। और ये जोन के हिसाब से हर जो हमारा पूरा पाकिस्तान है, पूरा पाकिस्तान में जोन स्पेसिफिक जो सोइंग टाइम है उसको सबसे पहले तो मद्देनजर रखना चाहिए कि आपने जो है ना सोइंग किस वक्त करनी है। जैसे खास तौर पे अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसका, साथ साथ क्वेश्चन इस तरह का है कि अगर हम सिंध से शुरू करें तो सबसे पहले सोइंग जो है वो सिंध के अंदर शुरू होती है, और यकम नवंबर से लेकर और आप जो है ना 15 दिसंबर तक उसमें सोइंग कर लें वहां पे। और अभी भी तकरीबन जो जो एरियाज हैं वहाँ पे सिंध के, वो फार्मर बड़े अच्छे अवेयर हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है डालडा का भी प्लांट है और बड़ी अच्छी प्रोक्योरमेंट उनकी टाइमली हो जाती है और बड़ी प्रॉफिटेबल क्रॉप है। तो वो तकरीबन 80% से ज्यादा अपनी जो सोइंग है वो कर चुके हैं, जो सिंध के जो जिम्मेदार हैं हमारे। तो इसके साथ साथ हमारा फिर जनूबी पंजाब शुरू हो जाता है। जनूबी पंजाब में जिस तरह अगर कोहरा ना हो, फॉग ना हो, जैसे इस साल अभी तक कोई कोहरा या फॉग नहीं पड़ी है, तो आप यकम दिसंबर से इसकी सोइंग शुरू कर सकते हैं। यकम दिसंबर से सनफ्लावर की सोइंग शुरू करें। इससे एक तो ये होगा कि आपकी फसल टाइमली जो है वो तैयार होगी, आगे कॉटन आपकी टाइमली लग जाएगी, वो लेट नहीं होगी। तो ये जितना भी एरिया है जनूबी पंजाब का कॉटन एरिया है, उधर सनफ्लावर लगता है। दूसरे नंबर पे जो इसकी बीमारियां होती हैं उससे फसल एस्केप कर जाएगी, इंसेक्ट से एस्केप कर जाएगी, जो एक बड़ा इसके लिए जो खतरा होता है कि अगर बीमारी खुदा ना खास्ता आ जाए या इसके ऊपर कोई इंसेक्ट का अटैक हो जाए तो एक बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसलिए इसको टाइमली आप यकम दिसंबर से लेकर और 15 जनवरी तक जो है ना इसकी काश्त मुकम्मल कर लें। और कोशिश करें कि अगर दिसंबर के महीने में ये जनूबी पंजाब के अंदर आप काश्त कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी है। और लेकिन इस चीज का ख्याल रखना है कि उन दिनों कोहरा ना पड़ रहा हो और धुंध ना हो। उससे ये होता है अगर ये चीज हो रही हो तो जर्मिनेशन आपकी लेट हो जाती है। अगर सनशाइन सही हो, दिन में धूपें निकल रही हैं, तो आपकी आम तौर पे जो जर्मिनेशन है वो 4-5 दिन के अंदर हो जाती है। और अगर ये ना हो तो ये 15 दिन तक भी ले जाती है जर्मिनेशन। इसी तरह आप अगर आप सेंट्रल पंजाब में आते हैं तो यकम जनवरी से लेकर और 30 जो है आपकी जनवरी या 31 जनवरी उस तक आप इसकी काश्त जो है मुकम्मल कर लें। इसी तरह आप सेंट्रल से आगे अपर पंजाब में जाते हैं, वहां पे क्योंकि कोहरा पड़ता है और बड़ी शदीद सर्दी होती है, कोहरे का जो मौसम है ये गुजार के आपने फिर सोइंग शुरू करनी है इसकी। और इसी तरह केपीके में भी यही आपने पैटर्न लेना है कि फरवरी के अंदर जब आपकी कोहरा और धुंध और ये सारी चीजें, धुंध तो खैर वहां नहीं होती, कोहरा पड़ता है, शदीद सर्दी पड़ती है जो पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है, छोटे पौधे को। उसके बाद आपने इसकी सोइंग करनी है ताकि आप एक टाइम पे सोइंग करके जो इसकी जो पूरी ग्रोथ स्टेज है, वेजिटेटिव है, इसमें रिप्रोडक्टिव स्टेज है, उसको प्रॉपर टाइम मिले और उसको आप उससे अच्छी से अच्छी बेहतर पैदावार हासिल कर सकें। इसके साथ साथ बीज का इंतखाब, बीज किस तरह का आप जो है ना अपने मौसम के हिसाब से जो है वो बीज सिलेक्ट करें। और उसके साथ साथ अगली फसल को भी देखें। इसके अंदर दो तरह के जो है अब हाइब्रिड है, शॉर्ट ड्यूरेशन भी है जो 100 दिन में से 105 दिन में पककर तैयार होते हैं, और दूसरे जो है 125 से 130 दिन में तैयार होते हैं। अब जिस जिम्मेदार ने कॉटन लगानी है उसे चाहिए कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन वाला जो है सनफ्लावर का हाइब्रिड इस्तेमाल करे, और जिसने नहीं लगानी कॉटन वो नॉर्मल भी कर सकता है। इस तरह जो कॉटन की लेट सोइंग है वो भी बच जाएगी, आपकी टाइमली सोइंग होगी और उस कॉटन की फसल से भी आप बेहतर मुनाफा हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ वीड्स का जो कंट्रोल है ये एक बड़ा चैलेंज होता है, जिसकी वजह से आपके मोस्टली इंसेक्ट भी और डिजीज भी आ सकती हैं, और जो आप न्यूट्रिशन जमीन को दी होती है वो भी आपको पता है जो हमारी जड़ी बूटियां हैं वो ज्यादा तेजी से इस्तेमाल करती हैं और फसल को सही तरह जो है
वो नहीं मिलता। प्लांट पॉपुलेशन एक बड़ा उसमें फैक्टर है कि आपने प्लांट पॉपुलेशन और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और रोड टू रोड डिस्टेंस ये मेंटेन करना है। ये इन सारे फैक्टर्स को अगर जो जिम्मेदार अच्छी तरह समझ के, आपको पता है अब हर जिले के लेवल पे जो है हमारा एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ये मौजूद है, और हम सालाना जब भी किसी भी फसल का मौसम शुरू होता है उससे 1 महीना पहले, अब दिसंबर के अंदर हमने जो है सनफ्लावर की जितने भी मास्टर ट्रेनर थे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के उनको ट्रेनिंग दी है, ताकि वो आगे जाके अपने मजीद ट्रेनर को ट्रेनिंग दें और वो फार्मर तक जितनी भी जो सिफारिशात हैं वो पहुंच सके। अगर फार्मर उन सिफारिशात पे अमल करेगा तो इंशाल्लाह प्रोडक्शन उसकी बड़ी अच्छी आएगी, तो उसे मुनाफा भी होगा और कम से कम मसाइल का सामना होगा। जी जी साहब, आपको बहुत शुक्रिया। सलार साहब, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे थे, आप पूछ सकते हैं। सलार अख्तर साहब। मेरी आवाज आ रही? जी सर, आपकी आवाज आ रही मेरी है। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी, मेरा नाम ताल्लुक जिला राजनपुर से है। तो मेरा सवाल ये है कि सीड की अवेलेबिलिटी का मसला है सर। सीड यानी कि हमारे राजनपुर में इसके जो डीलर्स हजरात हैं उनमें एक तो प्राइसिंग का मसला आ रहा है, और उनके पास वैरायटी सिर्फ दो ही है, यानी कि एक दो सेंजेंटा कंपनी की और एक दूसरी कंपनी की है। तो कौन सी वैरायटी हमारे इलाके में कामयाब रहेगी? और उसके बाद ये है कि भी कुछ लोग सब कुछ इलाकों में ऐसे भी होता है कि सूरजमुखी की काश्त की जाती है, तो वो जमीन की सारी जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है वो यानी कि वो उसके बाद जो है ना उसकी पैदावार कम आती है, तो उसका क्या यानी कि वो है? सलार साहब, आप अपना आखिरी वाला सवाल दोबारा दोहरा दें, आपकी आवाज बिल्कुल बीच में से गायब हो गई थी। जी, मैं ये दो आखिरी सवाल ये है कि सूरजमुखी की जब फसल काश्त करते हैं तो जमीन की तमाम खुराक को निचोड़ लेती है, यानी कि। जी हेलो। जी 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 सर। जी, सवाल इनका समझ आ गया है। उसमें एक तो जो सनफ्लावर का सीड का, जिस तरह मैंने पहले बताया कि सारा इंपोर्ट होता है अभी तक, ठीक है। अब ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद ने सनफ्लावर के हाइब्रिड बना लिए हैं और ये अप्रूव भी हो गए हैं, पंजाब सीड काउंसिल से भी और पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल से भी अप्रूव हो गए हैं। और इसमें दो ग्रुप में वो काम किया है, जो दो तरह के हाइब्रिड है, शॉर्ट ड्यूरेशन भी और नॉर्मल ड्यूरेशन में। और अब इसका मसला ये है कि आगे जो है ना ये फार्मर तक किस तरह पहुंचता है ये सीड। तो इसके लिए अभी तक जितनी भी सीड, हम ये बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे मुल्क में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी कि यहाँ पे हाइब्रिड बनाया जाए। हम जस्ट, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी है चाहे हमारी नेशनल कंपनीज हैं, वो जस्ट सीड इंपोर्ट करती हैं और इंपोर्ट करके उसे पैक करके महंगे दामों आगे फार्मर को बेच दिया जाता है। तो इसलिए फिलहाल अभी तक किसी भी जो हमारी नेशनल या मल्टीनेशनल कंपनी, उनके पास ही कैपेसिटी नहीं थी कि वो हाइब्रिड सीड जो लार्ज स्केल पे ABR लाइन सिस्टम के जरिए सनफ्लावर का जो है वो डेवलप कर सके। ठीक है, तो इस सिलसिले में हमने पूरी कोशिश की। इस साल हम जो है तकरीबन ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद जो है, जो कंपनीज हैं अच्छी मशहूर, हमारी पोटेंशियल कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, उनके साथ मिलके और अपने तौर पे भी 100 से ज्यादा जो हाइब्रिड्स हैं उनके डेमो पूरे पाकिस्तान में हम लगा रहे हैं, और वो डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। ठीक है, ताकि फार्मर को उन हाइब्रिड की भी अवेयरनेस हो, और उसके साथ साथ उसका सीड भी जो है प्राइवेट सीड कंपनीज के फॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम उन्हें लाइनें दे के वो डेवलप करा रहे हैं, ताकि अगले साल कुछ ना कुछ सीड जो है उनका अवेलेबल हो। और जो इस दौरान जो कंपनीज के जो रिसर्चर हैं, उनकी जो R&D की टीम है, उनकी ट्रेनिंग भी हो जाए, ताकि वो ABR लाइन से सीड बनाना जो है वो उसे बना सकें कल आने वाले सालों के अंदर। और मुल्क के अंदर जो सनफ्लावर की सीड की कमी का मसला है, इस पे काबू पाया जा सके इंशाल्लाह। ये तो जल्द हम पूरी जो हमारी तरफ से ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम पूरी जो है इसके लिए कोशिश कर रही है, और हमने इसको गवर्नमेंट के हर लेवल पे भी इस मसले को उठाया है। तो इंशाल्लाह इस साल तो अभी जो कंपनीज हैं कुछ सीड उनका जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर उनके कंटेनर्स आ जाने सीड के, तो ये कमी जो है ना इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। लेकिन आने वाले सालों में हमें अपनी जो लोकल हमारे मुल्क में जो सीड बना है वो भी अवेलेबल होगा। वो मौसमी जो तब्दीली है उसके खिलाफ बेहतर क़ुव्वत मदाफ़त भी रखेगा, और इंशाल्लाह अच्छी पैदावार का हामिल भी होगा। दूसरा क्वेश्चन इनका था कि जी उससे जमीन की न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। देखिए जी, सनफ्लावर नो डाउट एक एग्जॉस्टिव क्रॉप है, बल्कि जितनी भी अब हम जो फसलें उगा रहे हैं, वो सिवाय जो हमारी नॉड्यूलेशन वाली जो फसलें हैं जिनके अंदर नॉड्यूलेशन होती है, उसके अलावा जितनी भी फसलें हैं वो जमीन से खुराक लेती हैं।
उसमें आप चाहे गंदम लगा लें, वो भी जमीन से फसल अपनी खुराक लेगी, कॉटन भी लेगी। इसमें मसला ये होता है, काश्तकार ये समझते हैं कि जितनी भी ऑयल सीड क्रॉप है इनको खाद वगैरह की जरूरत नहीं है, इन्हें कम खाद से भी गुजारा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर ये आप इसको खाद पूरी जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसको नहीं डालेंगे खाद, तो उसने जमीन से अपनी खुराक पूरी करनी है, और उसका असर जो आपकी नई फसल है, दूसरी उसके बाद वाली फसल जो होती है उस पर वो नजर आता है। तो इसलिए आपको पहले तो चाहिए, एक तो अपनी जमीन का ऑर्गेनिक मैटर पूरा करें। हमारे जो रिसर्च एरिया है उसमें भी हर साल जो है सनफ्लावर लगता है, उसके बाद दूसरी फसल आती है, हम हेर फेर करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब हमने जो सनफ्लावर लगाना है इस साल, अभी से हम उस पर रूढ़ी डाल रहे हैं, प्रॉपर रूढ़ी की ट्रालियां डाल रहे हैं, और उसमें हम ग्रीन मिन्योरिंग भी करते हैं जंतर की या किसी और फसल की, ताकि उसका ऑर्गेनिक मैटर पूरा हो जाए। एक तो आपने ऑर्गेनिक मैटर उसका पूरा रखना है, उसमें प्रॉपर जो है ना, अगर रूढ़ी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती तो जंतर से या किसी और ग्रीन मिनोरिंग फसल से उसकी जो है आप ऑर्गेनिक मैटर पूरा करें। दूसरा जो रिकमेंडेड फर्टिलाइजर है एनपीके, वो आप पूरा डालें उसके अंदर। अगर आप ये चीजें करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी नई जो दूसरी फसल होगी इसके बाद वाली फसल, उस पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप खाद कम डालेंगे, उसमें पोटाश की कमी होगी या फास्फोरस की कमी होगी या नाइट्रोजन की कमी होगी, तो उसने जमीन में जो पड़ी हुई है उसे इस्तेमाल कर लेना है, और जब नेक्स्ट फसल आप आएगी उस पर लाजमी इसका असर पड़ेगा। जी जी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जी हसान साहब, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? जी हसान अहमद, हम आपको सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम, आपकी आवाज आ रही है। जी, थैंक यू। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं साहिवाल, ज़िला साहिवाल से हूँ। तो एक तो सॉरी, सूरजमुखी के हवाले से आप ना सॉइल का ज़रा बता दें कि इसके लिए सूटेबल सॉइल कौन-सी है? और दूसरा ज़रा ये बता दें कि इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एरिया में सूरजमुखी मतलब बिल्कुल नहीं लगती है, ठीक है? सनफ्लावर, तो इसका मार्केटिंग का फिर इश्यू आएगा, तो मतलब हम इसे किस तरह फिर मार्केटिंग के इश्यू को जो है वो रिज़ॉल्व कर सकते हैं एट द एंड हार्वेस्टिंग के बाद? मतलब हम इसे फिर मार्केट कैसे कर सकते हैं? ये 2 बातों का ज़रा मुझे आंसर बताओ। जी जी शुक्रिया हसान साहब। जी साहब। देखें जी, मार्केटिंग का तो इशू नहीं है इसमें ना। पहला क्वेश्चन का क्या था, जमीन की तैयारी के हवाले से था? सर, सूटेबल जमीन कौन सी है? हाँ जी, इसमें सिर्फ जो आपकी कलराठी जमीनें हैं, कलराठी जमीनों के अलावा जितनी भी आप जमीनें हैं उधर जो है ना, मेरा जमीनें हैं, भारी मेरा जमीनें हैं, लेकिन साथ आपके पास सप्लीमेंटल इरिगेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि साहिवाल का तो एरिया बड़ा अच्छा है, जमीनें भी बड़ी अच्छी हैं उधर। खास तौर पे हमने देखा है कि जितना भी अगर हमने सनफ्लावर उखाड़ा और साहिवाल में लगाया, उसका हेड साइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। बल्कि जो हम अगर राजनपुर की इस तरफ की बात करें, उसके मुकाबले में यहाँ पे पैदावार भी अच्छी आती है साहिवाल, और जो उखाड़ा वाली साइड है, जो आलू का एरिया है खास तौर पे, उधर बड़ी अच्छी इसकी जो हेड साइज बड़ा अच्छा होता है और पैदावार बड़ी अच्छी आती है। इसलिए इन्हें कोई इशू नहीं है, वहाँ पे काश्त कर सकते हैं। लेकिन इनको एक इशू आगे आना है, वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ, उसमें हार्वेस्टिंग इसकी किस तरह होनी है, तो उसके लिए भी हमने एक हल निकाला है। तो क्योंकि जो नए राजनपुर और इस तरफ के जो एरियाज हैं, इधर लेबर भी अवेलेबल है, वो उसे मैनुअल भी हार्वेस्ट कर लेते हैं, और उन्होंने कोई ना कोई तरीका इस तरह का बनाया है जिससे वो हार्वेस्टिंग हो जाती है। लेकिन जो नए एरियाज हैं जहाँ पे सनफ्लावर पहले नहीं लगता, वो फार्मर जब सनफ्लावर लगा लेता है तो उसको इश्यू आता है कि अब मैं इसको किस तरह कटाई करूं इसकी। तो इसलिए इनको एक तो मार्केटिंग का कोई इशू नहीं होना। साहिवाल में आरिफ वाला के करीब जो है ना, हाई टेक इंडस्ट्रीज हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लांट है, ये वहां पे भी जाके अपनी प्रोड्यूस सेल कर सकते हैं और उन्हें बड़े अच्छे प्राइस पे वो हो जाएगी। इन्हें एक तो बिल्कुल भी इशू नहीं है इस चीज का। जी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उस्मान साहब, आपने कमेंट सेक्शन में कुछ लिखा है जो कि मुझे ठीक से समझ नहीं है। बेहतर है कि आप खुद अपना माइक ऑन करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी उस्मान साहब। उस्मान अली साहब, क्या आप हमें सुन रहे हैं? जी, जी सर। मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं वो सल्फर के लिए सेंसिटिव होती हैं, तो क्या इसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि सल्फर एप्लीकेशन हम किस स्टेज पे करें तो वो बेस्ट होगा? हाँ साहब, एक तो मेरा भी यहाँ पे ये सवाल है जो उस्मान साहब ने बात की। मेरे पास ये कुछ सवाल कुछ लिखे हुए थे कि एनपीके की अपने बात की कि सूरजमुखी में एनपीके का प्रॉपर ख्याल रखें। तो सर, इसमें बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या उनको डालना जरूरी है? हम पैदावार को थोड़ा, अगर हम 25 मन से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहें, ये फार्मर जो हैं 32-34 मन ले रहे हैं, कुछ अच्छे फार्मर जो हैं, तो हमारे बाकी फार्मर्स क्यों ना इतनी पैदावार लें?
इसके हवाले से भी थोड़ा सा मुझे बताइएगा। और एक चीज मैम मैं ऐड करना चाहूंगा। जी जी उस्मान साहब। जो सल्फर है या जो बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका जो है ना वो आमतौर पे ख्याल नहीं रखा जाता पाकिस्तानी कल्चर में या पाकिस्तानी एग्रीकल्चर जिस तरह से ट्रेंड बना हुआ है। तो ये इस पे पैदावार पे तो डेफिनेटली इफेक्ट आता ही आता है, और इससे जो है ना जो सॉइल हेल्थ है उस पे भी इफेक्ट आता है। तो इसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं सूरजमुखी के केस में? जी जी साहब बाकी साहब। सारे न्यूट्रिएंट्स सल्फर के लिए तो ये सेंसिटिव है ना, जो बाकी इसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक। जी बिल्कुल। देखिए जी, सबसे पहले तो जो मेरा आप लोगों को किसानों को मशवरा है वो ये है कि अपनी जमीन है, हर फसल के बाद उसका तजिया कराएं जमीन का लाजमी। अब तो बड़ी सहूलत है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है और बड़े सस्ते दामों वहाँ पे सॉइल टेस्टिंग हो जाती है। तो आप उनसे मशवरा करके अपनी जो जमीन है उसका जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है उसका एनालिसिस कराया जाए। तो उसके बाद उसके अंदर जो है ना उसके मुताबिक खादें डाली जाए। लेकिन जो दरमियानी जरखेजी वाली जमीनें हैं उसके अंदर आपने से जैसे मैंने पहले बताया, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आप उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर पूरा रखें। उसके बाद आपने नाइट्रोजन और जैसे खासतौर पर जमीन की तैयारी करते हैं आपने एक पोटाश का बैग लाजमी डालना है और एसओपी डालनी है। आपने एमओपी नहीं डालनी, एसओपी डालनी है। इसी तरह डीएपी का जो है 1 या 1.5 बैग आपने डालना है। अगर 1.5 बैग डालेंगे तो आगे आगे फास्फोरस डालने की आपको जरूरत नहीं है। अगर 1 बैग डीएपी डालते हैं तो पहले पानी के साथ आप 1 बैग नाइट्रोफॉस डालें इसे। इसी तरह दूसरे पानी पे जो है आप जो अमोनियम सल्फेट का 1 बैग डाल सकते हैं, उसके साथ आपको सल्फर भी आ जाएगी और जो है आपको नाइट्रोजन भी मिल जाएगी। इसी तरह तीसरे पानी पे भी आप खासतौर पे जब फसल फूलों पे होती है तो उस टाइम जो है आप अमोनियम सल्फेट का 1 बैग डाल दें तो आपकी नाइट्रोजन और सल्फर की जो है रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अगर आपको अमोनियम सल्फेट नहीं मिलती, यूरिया डालना चाहते हैं, तो उसमें पे आपने पहले डीएपी 1.5 बैग डालना है, पहले पानी पे आधा बैग यूरिया, दूसरे पानी पे भी आधा बैग यूरिया, और तीसरे पानी पे जब फसल फूलों पे होगी, आपके फूल निकल रहे होंगे, तो उस टाइम भी आधा बैग यूरिया डालना है और 5 किलो तकरीबन सल्फर उसके अंदर डालनी है। और एक चीज का ख्याल रखना है, इसमें एलिमेंटल सल्फर नहीं डालनी, आपने सल्फेट फॉर्म वाली सल्फर डालनी है जो उसमें फौरी असर करती है। अगर आप एलिमेंटल सल्फर डालेंगे तो उसने जमीन में पड़े रहना है, उसमें 3-4 जो महीने हैं उसके बाद उसने एक्टिवेट होना है, सल्फेट की फॉर्म में जाना है, फिर उसने फसल को लगना है। सल्फर का असल में रोल ये होता है, सिर्फ ऑयल सीड क्रॉप में ही नहीं, इसे बाकी क्रॉप में भी इसका बड़ा अच्छा रोल है। एक तो ये बीमारियों के खिलाफ जो फंगल डिजीज हैं उनके खिलाफ कुव्वत मुदाफियत पैदा करती हैं। दूसरा जो है ये नाइट्रोजन को एक्टिवेट करती हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है। जब सल्फर आप डालेंगे उसके साथ नाइट्रोजन एक्टिवेट होगी और आपकी जो प्रोटीन है, क्योंकि वजन जो बढ़ना है वो प्रोटीन से बढ़ना है, ठीक है, तो प्रोटीन बढ़ेगी और उससे आपकी पैदावार में इजाफा होगा। ऑयल सीड क्रॉप में इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो प्रोटीन होता है और दूसरा इसमें ऑयल होता है। जब हम ऑयल निकाल लेते हैं तो जो उसकी मील बचती है वो प्रोटीन होता है उसके अंदर। तो आप जैसे सल्फर डालते हैं, नाइट्रोजन की एफिशिएंसी, उसका वर्किंग बढ़ती है और उसके साथ साथ उसकी प्रोटीन की क्वांटिटी और जिसे कहते हैं ना दाने का वजन बढ़ना, दाने का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली उससे पैदावार में उसके इजाफा होता है। इसलिए खास तौर पर जब फसल फूलों के ऊपर होती है आप उस टाइम पे सल्फर या सल्फेट, अमोनियम सल्फेट जो है वो डालें, उससे इंशाल्लाह बेहतर आपको मुनाफा मिलेगा और या बेहतर पैदावार होगी। इसी तरह गंदम में भी आप ये लाजमी सल्फर की प्रैक्टिस करें, उससे भी आपकी जो पैदावार आएगा। इसके अलावा कोई खास आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सल्फर ही इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर वो डालते हैं तो उसका इतना ज्यादा फायदा नहीं होता कि अगर एक्सपेंडिचर आपके ज्यादा हो जाएंगे और फायदा नहीं होगा, क्योंकि बुनियादी जो जरूरत की खादें हैं वो एनपीके है और सल्फर इसके लिए जरूरी है। साहब साहब यहाँ पे सल्फर की आपने बात की है तो हमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है हमारे जो छोटे फार्मर्स हैं उनके लिए भी, कि वो इन सारी चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हर चीज में हम बात करते हैं कॉस्ट बेनिफिट रेशियो की, अगर फार्मर एक चीज डालता है क्या उसे उतना मुनाफा होता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैंने इसीलिए आपको अमोनियम सल्फेट का मशवरा दिया है। एक तो उसे पता नहीं लगेगा कि जो मैं सल्फर ले रहा हूँ वो एलिमेंटल है, ये सल्फर फॉर्म की है, क्योंकि अमोनियम सल्फेट में जो सल्फर होती है वो सल्फेट फॉर्म की ही होती है। तो आप एक तो उसका रेट कम पड़ेगा, आपको यूरिया के बराबर ही रेट पड़ना है, नाइट्रोजन जो आप डाल रहे हैं और साथ नाइट्रोजन के साथ साथ आप सल्फर भी उसमें ऐड कर रहे हैं। तो इसलिए जब आपने सल्फर डालनी है तो प्योर सल्फर डालने की बजाय उसमें आप अमोनियम सल्फेट की खाद इस्तेमाल करें, उसकी कॉस्ट भी इफेक्टिव रहेगी और उससे जो है उसकी पैदावार में भी खातिर इजाफा आएगा।
और ये सल्फर लाजमी इफेक्ट करती है, और किसी भी क्रॉप में आप डालें उससे फायदा लाजमी होता है और अच्छी खासी पैदावार बढ़ जाती है, सिग्निफिकेंटली यील्ड में जो है ना उसमें फायदा होता है इसमें। जी जी, बहुत शुक्रिया साद साहब। अब मोहम्मद अब्दुल्ला, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? जी मैम, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला साद हूँ मैम। मेरा एमएससी एग्रोनॉमी चल रही है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि जिधर से माइनर क्रॉप्स का भी जिक्र किया जा रहा है। अमूमन फार्मर को मेजर क्रॉप्स की गाइडेंस जो है वो हर जगह से, हर प्लेटफॉर्म से मिल जाती है, लेकिन ये जो माइनर क्रॉप्स है ना, और खुसूसन मेरा ताल्लुक है डिस्ट्रिक्ट भावनगर तहसील फोर्डाबाद से, और नहरी पानी की कमी है, जमीनी पानी नमकीन है। पानी जब कम आता है तो हमारी जो ज्यादातर होती हैं कैच क्रॉप्स, मतलब कि एक का सीजन में गुजर गया, पानी नहीं मिला, तो फिर ना वो जो जो पॉसिबल हो सकता है ना, तो वो फिर किसान कहता है कि चलो तो वो भागते चोर की लंगोटी सही। तो कोई वो फिर उधर माइनर क्रॉप्स का ट्रेंड है हमारे पास। तो इसकी प्रॉपर गाइडेंस जो है वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म से मिल जाना, ये खुशकिस्मती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्योंकि वाटर शॉर्टेज की हम पहले ही उसका शिकार हैं, नहर की टेल पे हमारी जमीन है, तो इसकी पानी की रिक्वायरमेंट का भी बता दें, और दूसरा ये बता दें कि इसको जो जमीन की साख्त है कि अगर रेतली जमीन में ये कितना कामयाब है। और दूसरा इसका जो इशू आ रहा है ना वो ये है कि क्योंकि ये एक माइनर क्रॉप है तो इसकी हार्वेस्टिंग, तो ये पहले तो ज्यादा ही मुश्किल थी, लेकिन ये ना आखिरी 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि हमारे गांव में भी लोग वो जो है ना कंबाइन हार्वेस्टर वो ले आते हैं। वो असल में वो जब एक ही सीजन चल रहा होता है ना हार्वेस्टिंग का, तो वो अब हार्वेस्टर आना शुरू हो गई है वो गाँव में। तो क्योंकि ये थोड़े रकबे पे काश्त हो रही होती है, तो वो तो अब मेरा ख्याल है कि मसला हल हो गया है कि वो इजी वे है इसका हार्वेस्ट करने का, जो कंबाइन हार्वेस्टर से। तो पानी का प्लीज इसके बारे में बता दें कि इसकी पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है, और पानी जो है वो कम तरीन, इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। जी थैंक यू। अब्दुल्ला, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया। मैं अप्रिशिएट करती हूँ अपनी नौजवान नस्ल को कि जो इस तरह हमारे साथ कंट्रीब्यूट करती है। ये एक हमारा मिशन है। और आप साथ मुस्तफा साहब, नवीद साहब हमारे साथ मौजूद है, और साथ साथ माशाल्लाह बहुत सारे प्रोग्राम्स में हमें टाइम देते हैं। और ये वही लोग हैं जो कि गवर्नमेंट महकमों से ताल्लुक रखते हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता था, जी अभी भी कहा जाता है कि ये लोग काम नहीं करते हैं, कोई रिसर्च नहीं करते, किसी कुछ नहीं बताते। तो मैं यहाँ पे पूरे हदफ के साथ कह रही हूँ कि मैंने जितनी बार भी इनको अप्रोच किया, इन्होंने खुशी से यहाँ पे आए भी और हमारे फार्मर्स की मदद भी की। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं अप्रिशिएट करती हूँ हमारी नौजवान नस्ल को जो यहाँ पे शरीक होते हैं और सवाल पूछते हैं। और आप लोग खुद फार्मिंग करते हैं, और इंशाल्लाह हम जरूर इन सब चीजों को बेहतर कर लेंगे। जी साथ साहब। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो इसमें ऐसा है जी, आपने जो कहा ना कि गवर्नमेंट ऑफिसर काम नहीं करते, असल में हमारी जो काश्तकारों की जो नेचर है और कुल के पूरी कौम की जो हमारी नेचर बनी हुई है, हमने जाके जो है ना पूछना नहीं है, खासतौर पे मुफ्त में नहीं पूछना। और डॉक्टर के पास जाना है जिसने अच्छी खासी फीस लेनी है, और उसे कहना है ये तगड़ा डॉक्टर है, चंगा डॉक्टर है, जो बेचारा फीस सबीलिल्लाह या कम फीस में काम कर रहा है, उसको हमने कहना है कि नहीं, इसे तो कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए जो काश्तकारों को चाहिए कि अपनी फसल, क्योंकि जिसको जरूरत होती है वो किसी के पास जाता है। अब हर जो हम अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमारी जिम्मेदारी है कि रिसर्च करके नई वेराइटीज और हाइब्रिड नई टेक्नोलॉजी देना। हम एक एक फार्मर तक नहीं पहुंच सकते, तो फार्मर के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। कोई भी फार्मर आए, हम उसे खुश असलूबी से और खुश दिली के साथ मुफ्त में उसे मशवरा जो उसका है उसको हम देते हैं। तो ये तो कोई मसला नहीं है कि एक ये बात नहीं कि ज़राअत वाले काम नहीं करते। आपके जो मुल्क में जितनी वैरायटीज और फूड सिक्योरिटी है साथ साहब, इसमें आप तो हालात गुस्सा ही कर गए। नहीं, मेरा मैं मतलब थोड़ा ये सा ना था। गुस्सा नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल मैं गुस्सा नहीं किया। मैं थोड़ा सा ना ये फार्मर को अवेयरनेस दे रहा हूँ कि फार्मर आए हमारे पास, और आके जिस तरह डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, इस तरह थोड़ा टाइम निकाल के आए। फसलें अच्छी होंगी तो उनकी पैदावार बढ़ेगी। ठीक है जी। जी तो बिल्कुल इस तरह बिल्कुल। इसमें ये मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं किया, जस्ट अवेयरनेस के लिए फार्मर को बताया कि वो टाइम निकाल के आए। तो हमारा जो अयूब रिसर्च और इसके जितने भी ज़ेली इदारे हैं वो हाजिर हैं वहाँ पे ऑफिसर, वो उनको गाइड करेंगे। दूसरा जो इनका क्वेश्चन था कि जो है ना माइनर क्रॉप, अब इंशाल्लाह ऑयल सीड जो क्रॉप है वो माइनर नहीं रहेगी, और कछुए की चाल चल रही है, लेकिन इंशाल्लाह ये भी अब फार्मर इसे फोकस दे रहे हैं, और ये भी बड़ी अच्छी इनकी प्रोडक्शन और एरिया बढ़ रहा है। जो भावल नगर का एरिया है, अगर उसमें ये बात करें तो अगर बहुत ज्यादा रेतली जमीन है तो उसमें हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि सनफ्लावर लगाएं, क्योंकि इसका हाइब्रिड सीड होता है, बड़ा कॉस्टली होता है। और फार्मर अगर लगाए और उसकी सही प्रोडक्शन ना आए और उसे पानी ना दे सके, तो इसे पानी की जरूरत, कम पानी की जरूरत होती है गंदम के मुकाबले क्यों, लेकिन पानी की जरूरत होती है।
डेल्टा ऑफ वाटर जिसे हम कहते हैं वो कम चाहिए होता है गंदम की निस्बत और दूसरी फसलों की निस्बत, लेकिन इसे 3 से 4 पानी चाहिए जो है, अगर बारिशें नहीं होती, क्योंकि वो ड्राई एरिया, बारिशें भी नहीं होती वहाँ पे, तो कम से कम 3 से 4 इसे पानी चाहिए, हल्के पानी चाहिए। अगर इस तरह की अवेलेबिलिटी है और पानी भी मीठा है, अगर नमकीन है, तो उधर ना काश्त करें, उधर कोई और फसल, क्योंकि वो राय के लिए बड़ा सूटेबल है, राय वहाँ पे काश्त किया जाए, मस्टर्ड काश्त किया जाए तो उसकी अच्छी पैदावार आ सकती है, लेकिन जो है ना सूरजमुखी से अवॉइड किया जाए। अगर पानी मीठा है और दरमियाना रेतला रकबा है तो उधर इसकी काश्त की जाए। दूसरा भाई का क्वेश्चन था कि इसकी हार्वेस्टिंग का वाकई मसला है, और जो आम कंबाइन हार्वेस्टर है उससे इसकी हार्वेस्टिंग नहीं होती। अगर उसमें ये किया जाता है कि आमतौर पर फूल काट के एक जगह ढेर लगा दिया जाता है, उसके साथ फिर वो जो उसका हेड है वो चल के करता है। इसके लिए हमारे एक बड़े प्रोग्रेसिव और कॉन्ट्रैक्ट ग्रोअर हैं, बड़े अच्छे फार्मर हैं, टोबा टेक सिंह ने, में उन्होंने जो है ना लास्ट ईयर गंदम की फसल काट के तजर्बाती तौर पे सूरजमुखी लगाया उन्होंने, और वो 20-25 एकड़ पे लगा था उनके पास। तो उनको भी ये बड़ा मसला आया, तो वो हमारे पास आए, तो हमारे पास इंजीनियर साहब भी है हमारे महकमे के अंदर, उन्होंने मिलके इसका एक हल निकाला। अगर मुझे इजाजत दे तो मैं वो स्लाइड शो में आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, कि ताकि जो है ना उसे हम फार्मर को दिखा सकें कि जो है ना कि किस तरह ये इसको हम थोड़ी सी अमेंडमेंट करके आम कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर उससे बड़े अच्छे तरीके से कॉस्ट इफेक्टिवली हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, और जो है ना ये मसला जो है ना इस तरह हल हो जाएगा इसका। तो आप मुझे यहाँ से अलाउ करें, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसमें वो वीडियो दिखाता हूँ। जी साहब, जरूर जरूर हमारे फार्मर सीखना चाहेंगे। मुझे उधर से अलाउ नहीं किया हुआ आपने ना, डिसेबल किया हुआ है स्क्रीन शेयरिंग। सर मुबशर, आप सर को अलाउ कर दें काइंडली को अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकें। सर जितनी देर तक सर मुबशर आपको अलाउ करते हैं उतनी देर तक हमारे साथ साहब मौजूद हैं, वो काफी देर से सवाल पूछना चाह रहे हैं। मुजाहिद साहब, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा ये क्वेश्चन था सर से कि ना जो इंटरक्रॉपिंग का कांसेप्ट है इधर ज्यादातर हमारे एरिया में, तो क्या इसको किसी फसल के साथ इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, और कर सकते हैं कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं जिनके साथ इसको इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, और क्या वो फायदेमंद भी हैं या नहीं? ये सर आप प्लीज एलाबोरेट कर दें अगर है तो। जी शुक्रिया मुजाहिद साहब। जी इसमें ऐसा है कि सनफ्लावर, जैसे पहले बात हुई है कि एग्जॉस्टिव क्रॉप है, जमीन से न्यूट्रिशन जो है बड़ी बड़ी तेजी के साथ लेती है, इसलिए इसे पहले तो कोशिश करना चाहिए कि इसे इंटरक्रॉपिंग ना करें। आमतौर पे जो है शुगर केन के अंदर ये प्रैक्टिस है कि इसके साथ जो है ना इसकी सनफ्लावर की इंटरक्रॉपिंग की जाती है, और पहले महकमे की तरफ से भी रिकमेंडेशन दी जा रही थी कि इस तरह करें, लेकिन फिर हमने तजर्बात किए, उसके नतीजे में ये निकला कि हमारा जो शुगर केन है वो इफेक्ट होता है, उसकी पैदावार मुतासिर होती है ठीक ठाक। तो पहले तो कोशिश करें कि सनफ्लावर की इंटरक्रॉपिंग ना करें, किनोला की इंटरक्रॉपिंग करने, मस्टर्ड की इंटरक्रॉपिंग करने शुगर केन के साथ, लेकिन जो हमारा सनफ्लावर है इसकी इंटरक्रॉपिंग ना करें। अगर किसी ने करनी है तो 4 फुट वाले जो हमारा कमाद है, शुगर केन है, उसके अंदर 1 रो छोड़ के जो सिर्फ 1 रो लगाएं 4 फुट के दरमियान, ठीक है। 1 रो सनफ्लावर की लगाएं, 4 फुट की जो हमारा डिस्टेंस होता है, 4 फुट पे जो कमाद लगता है, एक लगता है 2.5 फुट के ऊपर और एक 4 फुट पे, 4 फुट में 1 रो लगाएं और 2.5 फुट पे एक जो कमाद की रो छोड़ के उसके बाद आप लगाएं, तो फिर जो है ना थोड़ा सा इफेक्ट कम होता है, अदरवाइज ये जो है ना उसके अंदर इफेक्ट करता है, इसलिए इसे इंटरक्रॉपिंग के अंदर ना यूज किया जाए तो बेहतर है। तो उसके अलावा हम इसके सोयाबीन की प्रैक्टिस चल रही है कि सोयाबीन को इसके अंदर, क्योंकि ये एग्जॉस्टिव है और वो नोड्यूल प्रोडक्शन करती है, तो अगर इसके तजर्बात कामयाब हो जाती हैं तो सनफ्लावर और सोयाबीन की जो इंटरक्रॉपिंग है ये रिकमेंड की जाएगी। साहब यहाँ पे मैं कुछ वेबसाइट से कुछ लिटरेचर पढ़ रही थी, तो कमाद के अंदर कपास, आलू, गंदम, इन सब के साथ उन्होंने इंटरक्रॉपिंग लिखी हुई थी इसकी सनफ्लावर, तो इसके बारे में चाहेंगे? असल में वो कमाद की जो इंटरक्रॉपिंग थी ना वो पुराना था कि जो है ना कमाद के साथ हम लेकिन जब तजर्बात किए हैं फार्मर के पास भी बड़े इसके हमने देखे, तो वो रिजल्ट जो है ना बड़े नेगेटिव आ रहे थे, तो इसलिए अब हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि कमाद के साथ जो है सनफ्लावर को काश्त ना करें, अगर करनी है तो फासले पे काश्त करें, उस तरह ना करें कि जिस तरह हर रो के दरमियान आप सनफ्लावर की 1 रो लगाते थे उस तरह ना लगाएं। कोई 4 फुट वाले जो कमाद है उसके अंदर 1 रो लगाएं, और 2.5 फुट वाला जो कमाद है उसके अंदर कमाद की 1 रो छोड़ के उसके बाद फिर 1 रो लगाएं, अदरवाइज बेहतर यही है कि ना करें। जी साहब, माजरत के साथ आपकी बात को मैंने काटा, ये दोनों ही एग्जॉस्टिव क्रॉप्स हैं, तो अगर इसके अलावा अगर ये सही रहती भी है, दोनों की हम काश्त करते हैं, तो लेकिन जमीन क्या, तो वो बड़ा बुरा हशर नहीं हो जाएगा?
जी जी, यही वजह है ना कि आप देखें जो आपका सनफ्लावर है ना, ये पहले हार्वेस्ट हो जाता है, इसने न्यूट्रिशनल अपटेक जो है हायर पेस पे ले ली होती है, इसलिए उसके बाद जो कमाद की आपकी फसल है उसकी पैदावार कम आ रही होती है, क्योंकि जिम्मेदार को इसलिए नहीं पता चल रहा होता, वो ये इसको एस्टिमेट नहीं कर रहा होता, एनालाइज नहीं कर रहा होता। तो जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसमें हम सोल भी लगा के देख रहे होते हैं, और ये 2-3 साल एक रिसर्च चलती है, उसके बाद हम कंक्लूड करते हैं। ये हमारा एग्रोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो है ना, जो शुगर केन के साइंटिस्ट हैं और सनफ्लावर के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मिलकर जो है इसके ऊपर रिसर्च की है, और ये नतीजा निकाला है कि सनफ्लावर को कमाद के साथ इंटरक्रॉप नहीं करना चाहिए। जी जी, बहुत शुक्रिया जी। साथ साहब आप अपनी हाँ, ये देखिएगा कि ये वीडियो है, ये जो आपको सनफ्लावर नजर आ रहा है, ये थोड़ा वीक है, इस वजह से है, ये गंदम काट के ऑफ सीजन में लगाया गया है। लेकिन सिर्फ ये टेक्नोलॉजी और हार्वेस्टिंग का एक बड़ा मसला था इसके अंदर, कंबाइन हार्वेस्टिंग का, उसके अंदर एक किया है कि जो आम जो गंदम वाली जो हमारा कंबाइन हार्वेस्टर है, उसके अंदर ही थोड़ी सी अमेंडमेंट की है, उसका हेडर चेंज किया है आगे से, जो और उसके साथ साथ नीचे टाइन्स लगाए ताकि इसको ग्रिप कर सके। पहले ये होता था कि अगर आम गंदम वाली हम कंबाइन हार्वेस्टर चलाते हैं तो उसका हेडर इसके हेड को तोड़ के आगे की तरफ गिरा देता था, और इसकी जो है कंबाइन हार्वेस्टिंग नहीं हो सकती थी। इसमें इस तरह है कि नीचे टाइन्स लगाए हैं, आप गौर करेंगे वो टाइन्स इसको ग्रिप करते हैं सनफ्लावर के स्टेम को, और ऊपर से जो हेडर है वो चेंज किया, वो इसको अंदर की तरफ धकेल देता है, और जैसे ही अंदर जाता है वो क्रश होकर सीड जो है अंदर चला जाता है, और बहुत ही मिनिमम लॉसेस बल्कि ना होने के बराबर है, क्योंकि ये ओवर मेच्योर हुई है थोड़ी फसल, इससे पहले इसकी हार्वेस्ट होती है, क्योंकि हम इसकी डिजाइनिंग में और इसके अंदर थोड़ा टाइम लगा था। जब नॉर्मल होगी तो इससे भी अच्छे तरीके से ये इसकी कंबाइन हार्वेस्टिंग होगी। आप इस वीडियो को थोड़ी देर ऑब्जर्व कीजिएगा। एक तो ये ऊपर जो मूव कर रहा है ये हमने चेंज किया है इसका, ये फट्टों किसी फॉर्म में, ये अंदर की तरफ सन रहा, और नीचे देखिए टाइन्स इस पे नजर आ रहे हैं आपको, ये टाइन्स लगाए, ये ग्रिप कर रहे हैं, और ऊपर से वो मूव कर रहा है, जिसकी वजह से ये हेड टूट के अंदर की तरफ जाता है, और वो कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर चला जाता है, और लॉस नहीं होता। जो है ना, आप इसको अच्छे तरीके से लार्ज स्केल के ऊपर इससे कंबाइन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। बाकी है कि अब इसको जो है जिस तरह थोड़ा सा चलने में कंबाइन हार्वेस्टर को इशू आ रहा है यहाँ पे, उसमें इसकी जो सोइंग इस तरह की जाए कि कल को जब हमने इसकी हार्वेस्टिंग में कंबाइन हार्वेस्टर चलाना है तो वो सीधा सीधा चलता रहे, उसको मुश्किल थोड़ी ना हो। ये देखें आप यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से ये जो है ना हेड को अंदर ले रहा है, और अंदर की तरफ जाके इसका सीड जो है ना अंदर प्रॉपर होता है इसके अंदर। और इस तरह ये आपकी जो एक तो लेबर कॉस्ट बचती है, आपका टाइमली हार्वेस्ट हो जाता है, मौसमी जो असरात हैं, बारिशें हैं, उससे आपकी क्रॉप बच जाती है, टाइमली आप उसे मार्केट कर सकते हैं। तो ये 1 एकड़ तकरीबन आधे से घंटे से 40 मिनट के अंदर अंदर जो है ना 1 एकड़ इससे कंबाइन हार्वेस्ट हो जाता है। सर ये जो देखिए मशीन के अंदर किसान भाई ने हमारे अमेंडमेंट्स किए हैं तो उन्होंने खुद किए हैं, लाइक मतलब एक अपनी मशीन के लिए करवाई होंगी ना, तो ये बाकी ये इसमें ऐसा है कि उन्होंने खुद भी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अमेरिकन सिटीजनशिप भी है, वहां पे रहते रहे, वहां से आए। दूसरा हमारे जो इंजीनियर है महकमे के, उनसे साथ मुकम्मल जो गाइड टच रहे हैं, उन्होंने दोनों ने मिलकर ये जो है ना इसके अंदर ये अमेंडमेंट की है, और इसको जो इस तरह बनाया है। तो इसको मजीद इसी चीज को आगे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। हम इसमें जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हैं और बाकी जो डिपार्टमेंट हैं उनके साथ भी हैं कि इसको आप मजीद मल्टीप्लाई कराएं, इस टेक्नोलॉजी को अच्छी है, ताकि फार्मर को ये जो इशू था ना हार्वेस्टिंग वाला, ये इससे सॉल्व हो सके। जी जी जी। नवीद साहब, बड़ी देर से नवीद साहब खामोश है। नवीद साहब, हम आपकी तरफ जाते हैं। सर आप थोड़ा सा हमारे फार्मर्स को बताएं कि आप तो माशाल्लाह बड़े अरसे से इसको काश्त करें सनफ्लावर को, आप किस तरह अपनी फसल की जो निगहदाश्त है वो करते हैं, उसमें खादों का इस्तेमाल भी सर आता है, और जड़ी बूटियों के हवाले से थोड़ी आगाही दें हमारे फार्मर्स को कि आप कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं इनसे बचने के लिए। नवीद साहब, आप हमारे साथ हमें सुन रहे हैं? नवीद साहब आपका माइक ऑफ है। साथ साहब आप अपनी स्क्रीन को ऑफ कर लें, क्योंकि अब आप अगर वीडियो दिखा दिए तो फिर इसको बंद कर लें। जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी, नवीद साहब आपकी आवाज आ रही है। मैं ये बता रहा था कि जो हमारे यहाँ जो वक्त काश है, हमारे यहाँ 15 दिसंबर से वक्त काश शुरू हो जाता है,
और हम लोग इसको कंटिन्यू करते रहते हैं। मैंने एक दफा फरवरी में भी लगाया था। तो इसकी जो वीड्स में फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको 1 DAP चाहिए, जैसे हाफिज साहब ने बताया कि वक्त काश्त हम इसको 1 DAP दे दें तो वो सफिशिएंट है। तो उसके बाद जो ट्रेडिशनल तरीका है वो छठे का है। उसके बाद इसकी वीड्स मैनेजमेंट में हमारे यहाँ सिर्फ एक दफा जो पुराना तरीका है कि लेबर से एक दफा गोडी करवा ली जाए। अगर ड्रिल करवा ली जाए तो ड्रिल में ये होगा कि वो उसमें मिट्टी भी चढ़ जाती है। दूसरा ये है कि उसमें वीड्स मैनेजमेंट भी जो है वो लेबर से उससे जान छूट जाती है। तो मेरी नजर में छठे से ड्रिल कास्ट कदरे बेहतर है। लेकिन जो बीज की कीमत है ना, इस दफा पिछले साल 4500 में सेल हो रहा था बीज, इस दफा सुना है कि 7,000 रुपए का 2 kg का जो पर एकड़ का सीड है। तो इतना कॉस्टली सीड, इसके लिए जो कन्वेंशनल ड्रिल्स हैं उससे फिर साफ है कि शरह बीज बढ़ जाती है, तो उसमें फार्मर की जेब पर ये ज्यादा हो जाता है मसला। लेकिन बेहतर ये है कि जो इसकी स्पेसिफिक स्मॉल सी ड्रिल्स हैं वो अगर फार्मर को अवेलेबल हो जाए तो उसी से ड्रिल की जाए, उससे फिर मैकेनिकल इसमें हल चल जाए। मैंने कई दफा इससे जब बीज सस्ते थे ड्रिल करके इसमें हम लोग हल भी चढ़ाते थे, हल से बीड्स मैनेजमेंट भी होगी और मिट्टी भी हम लोग चढ़ा लेते थे। तो उसके बाद बीड्स मैनेजमेंट बहुत आसान है। इसमें एक ही दफा अगर कोई छट्टा भी करता है तो उसमें एक दफा वो लेबर से गोडी करवा ली जाए, या जो इसमें बाथू वगैरह हो जाता है तो उसको भी लेबर से कटवा लिया जाए। तो जैसे ही इसको पानी लगता है या खाद ऊपर जो दी जाती है, इसकी बढ़ोतरी फरवरी मार्च में इतनी तेजी से हो रही होती है, बहुत तेजी से ये बढ़ोतरी कर जाती है, अपने अंदर ही वीड्स को ये खुद ही ऑब्जर्व कर लेती है। तो इसमें वीड्स मैनेजमेंट इतना बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि ये लंबे कद की फसल है। तो थोड़े दिनों की परेशानी होती है, अगर फार्मर उसको थोड़े दिनों में किसी भी तरह ड्रिल अगर नहीं करता, मैनेज कर ले, बढ़ोतरी करके ये वीड्स को खुद कवर कर लेती है। उसके बाद सिर्फ आखिरी मरहले पर ये जो क्रिटिकल स्टेज होती है कि अब तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस दफा हमारा मार्च अप्रैल मई तक भी मौसम ठंडा है, तो वो अब तो 2 सालों से या 1.5 साल से मौसम की फोरकास्ट आ रही है। हमें प्रॉब्लम ये होता था कि पानी लग गया, ऊपर से हवा चल पड़ी, आंधी आ गई, तो फसल जब गिर गई तो वो बिल्कुल ही उसका अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। तो जिन सालों में इस तरह के मौसम हों उनमें मिट्टी भी चढ़ाई हुई हो फार्मर ने और मौसम को ऑब्जर्व करके अगर पानी लगाए तो ये लॉजिंग वाला मसला बहुत आसानी से कवर हो जाता है। तो इसीलिए अब तो मेरे ख्याल से हम देखें तो साहब का कई सालों से अब तो ये फसल मजीद आसान हो गई है। उसको लॉजिंग से भी बचा लिया जाए। पानी क्रिटिकल जो स्टेजेस होते हैं उस वक्त मार्च में अप्रैल में खासतौर पर मैं कहूंगा कि आखिरी पानी लगने का वक्त होता है, तो वो आखिरी पानी ना लगाया जाए तब भी नुकसान होता है। फार्मर सोच रहा होता है कि जी कहीं आंधी तूफान आ गए तो फसल कहीं गिर ना जाए, तो वो वाला फेज इंपॉर्टेंट होता है। उसमें फार्मर को निगाह रखनी चाहिए कि कहीं मेरा ये जो टाइम है ना ये गलत ना हो जाए। पानी ना लगने से फसल को नुकसान हो सकता है, अगर लगा भी ले हवाएं चल पड़ी तब भी उसको मसला होता है। ये 2-3 इश्यूज होते हैं। तो एक ये मैं यहाँ पर ये भी आपके फोरम से रिक्वेस्ट आगे भेजना चाहूंगा कि सब्सिडीज आती हैं। मेरी 2 साल हुए जो मैंने सीड लिया, मेरी किसी भी साल सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से इसकी नहीं मिली। ये भी मसला है कि इस दफा फिर एकदम 4500 वाला सीड जो है ना वो तकरीबन 7,000 रुपए तक पहुंच गया। तो ये सीड की प्राइसेस भी थोड़ा सा ना हुकूमत को इस पर कंसर्न करना चाहिए कि अगर वाकई सब्सिडी दे रहे हैं तो उसको सब्सिडी मिलनी चाहिए फार्मर को। हम लोग खुद प्रमोट कर रहे हैं, रिसर्चर्स हमारे प्रमोट कर रहे हैं। मैंने शुरू में कहा था कि मैं इसको मकई से कंपैरिजन करता हूँ ना, तो ये साद साहब या कोई और भी यहाँ पर मकई के और सूरजमुखी के अखराजात का कंपैरिजन करें तो इसमें मेरे ख्याल में जो शरह बचत है मकई से सूरजमुखी में ज्यादा है और कदरे आसान फसल है मेरी नजर में। हम लोग अगर प्रेफर करना चाहें तो मैं कभी मकई ना लगाऊं, मैं सनफ्लावर को ही लगा लूंगा। जी सर, आप यहाँ पे हमारे किसान भाइयों को ये भी बताते जाएं कि आप जब पे तजुर्बा भी करते हैं, आप लगाते भी हैं, प्लांट टू प्लांट्स पौधे से पौधे का फासला और रो से रो का फासला कितना रखते हैं आप? ये जरा लंबी फसल है तो जी इसमें ये सवाल बड़ा अहम है हमारे किसान भाइयों के लिए। जी वैसे नॉर्मल तौर पर 7 इंच हम लोग रख रहे हैं कि 7 इंच इसका एक मीडियम डिस्टेंस है, 7 इंच पर ही स्टैंडर्ड होता है। और वैरायटीज के हवाले से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग पहले हाइसन 33 लगाते थे, उसका कद ज्यादा होता था जिस वजह से उसमें लॉजिंग के मसाइल हो जाते थे। अब गुज़िश्ता सालों से ये हार्मनी है, कुछ और भी वैरायटीज है जो मीडियम हाइट की आई हैं, उनमें भी लॉजिंग काफी हद तक कम होती है। तो ये वैरायटियल सिलेक्शन भी फार्मर के लिए इंपॉर्टेंट है कि वैसे तो नॉर्मल 7 इंच प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है, लेकिन मैच्योरिटी टाइम और हाइट के हवाले से भी कुछ वैरायटीज में फार्मर को, जैसे हमारी अपनी रिसर्च की कुछ वैरायटीज है, मैंने 2 साल यहाँ पर अपने रिसर्च के भी जो साथ साथ की वैरायटीज थी लगाई है, वो इंतहाई शॉर्ट ड्यूरेशन है,
उनकी फिर प्लांट पॉपुलेशन में कुछ जो डिफरेंशिएशन आ जाती है, मैच्योरिटी टाइम भी उनका डिफरेंट है। तो वैरायटी सिलेक्शन फार्मर को मेरी नजर में सबसे प्रायोरिटी पर देनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। साथ साथ आप यहाँ पे हमारे मेहमानों को ये बताते जाइए कौन कौन सी बेस्ट वैरायटीज हैं जो उनको सर्व कर सकते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन है, जल्दी वैरायटीज, ताकि। और दूसरा सवाल मेरे साथ में ये है कि वो जैसे कि बारिशों का बड़ा मसला है, मौसमी तब्दीलियों से हमें सामना करना पड़ रहा है दिन ब दिन और बहुत ज्यादा। इस साल भी कोई खास बारिशें नहीं हुई, बल्कि यहाँ पर अगर हम अपने इलाके में देख लें तो शायद कोई एक दो बारिश हुई होगी। तो सर जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है या बारिशों का इशू आ जाता है, अब किनाल वाटर का भी बड़ा इशू है कि पानी वक्त पे नहीं आता, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि कौन कौन सी स्टेज ऐसी है जिसपे पानी देना जरूरी है फार्मर के लिए? देखिए जी, सबसे पहले तो अभी तो मजबूरी है कि हम जो हाइब्रिड जो अवेलेबल है वो इम्पोर्टेड हाइब्रिड ही है हमारे पास। उसमें 2-3 कंपनीज हैं, उनके हाइब्रिड है जिन पे सब्सिडी भी दी जा रही है। उन्हीं हाइब्रिड में से किसी की उसको देखें कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसी में से सिलेक्शन की जाए अपने मौसमी हालात के मुताबिक और अपनी आगे लगाने वाली फसल के मुताबिक और अपनी जो टेक्नोलॉजी फार्मर के पास है उसके मुताबिक उसको देखकर उसमें से सिलेक्शन करें। लेकिन दुआ करें और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि आने वाले सालों में हमारे मुल्क में तैयार करदा जो हाइब्रिड सीड है वो अवेलेबल हो और वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो। एक तो जो ये प्राइस का जो रवीश साहब ने मसला किया है, बहुत बड़ा मसला है, ये हल होगा। देखें जब हाइब्रिड कैनोला आता था यहाँ पे तो मुल्क में ये 3,000 से ऊपर और 5,000 तक इसका रेट होता था। अब मुल्क का जो कैनोला है ये हमें 200 रुपए से लेकर 500 रुपए किलो तक जो है ना ये अवेलेबल है। मुख्तलिफ कंपनीज मुख्तलिफ रेट में दे रही हैं और बड़े एरिया के ऊपर लग रहा है और बढ़कर प्रोडक्शन भी बढ़ रही है। दूसरा जो सोइंग मेथड है ना, वो जितना आपने वीडियो के अंदर देखा जो सोइंग हुई थी ये प्लांटर से हुई थी। अब प्लांटर अवेलेबल है जो साथ साथ रिजिस भी बनाता है और साथ साथ जो है सीड डिस्टेंस मेंटेन भी करता है और सीड लगाता भी है। तो वो बड़ा मुनासिब कीमत में मिल जाते हैं ये प्लांटर। 2.5-3 लाख रुपए का ये प्लांटर है जो ये साथ साथ आपकी सोइंग भी करेगा, डिस्टेंस भी मेंटेन करेगा, जिसमें हम रिकमेंड करते हैं कि 2.5 फुट रो टू रो डिस्टेंस हो और 9 इंच जो है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इसका होना चाहिए, जिससे प्लांट पॉपुलेशन 22 से 23,000 इसकी फी एकड़ हो जाती है। अगर इतनी पॉपुलेशन हो तो वो सफिशिएंट होती है और अच्छी पैदावार उसकी आ जाती है। साहब तो यहाँ पर मास्टर साहब की बात काट रही हूँ, हमारे फार्मर के लिए तो डीएपी डालना मुश्किल है। तो आप जानते हैं कि एक फार्मर जो है 2.5-3 लाख का प्लांटर बड़ा मुश्किल है छोटे फार्मर के लिए, बड़ा फार्मर तो खरीद सकता है। सर कोई ऐसी चीज रिकमेंड करें, कोई ऐसा तरीका काश जो कि अगर प्लांटर ना भी हो तो वो बेहतर तरीके से पैदावार ले सके? फिर उसके बाद देखिए ना चोपे का तरीका है, जिस तरह मक्की लगती है वो आप चोपे लगाए, आप इसकी अपनी जो रिचेज निकाले पूरे फील्ड के अंदर। उसके बाद लेबर की मदद से जो है जो ये भी बड़ी प्रैक्टिस चल रही है और अभी तक ये प्रैक्टिस काफी ज्यादा एरिया के अंदर थी जो प्लांटर अवेलेबल नहीं था और अब आए हैं तो बहुत ज्यादा फार्मर के पास नहीं है, फिर भी वो चौके की मदद से जो है लगाते हैं। तो आप इसे 9 इंच पे जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रख के चोपा लगा सकते हैं, जिस तरह मक्की का होता है। सेम वही प्रैक्टिस है, उससे आप इसको लगा के प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और रो टू रो डिस्टेंस इसका मेंटेन कर सकते हैं। जी शुक्रिया। सर सब कीड़े और बीमारियों के बारे में भी थोड़ा भी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जा रहा है तो जल्दी से हम चीजों को कवर करते हैं। कीड़े और बीमारियों के बारे में बता दें कि कौन सा ज्यादा हमला आवर होते हैं, उनसे बचाव के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं, और अगर ज्यादा हमला हो जाता है तो फिर आप जहरों का इस्तेमाल भी बता दीजिए। कि उसमें बिल्कुल जो है अगर आप सबसे पहली तो यही है कि आप इसे टाइमली जो वक्त काश्त दुरुस्त वक्त काश्त है उस पर काश्त करेंगे तो आपकी जो मौसमी तब्दीली की वजह से जो बीमारियां आती हैं उसको ये एस्केप कर जाती है और आप बीमारी और कीड़े से पाक फसल अपनी जो है वो उसको तैयार कर सकते हैं और पैदावार अच्छी हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो बीमारियों की अगर बात की जाए तो इसमें जो दो बड़ी बीमारियां हैं, स्टेम रॉट है और चारकोट रॉट है, दोनों फंजीसाइड है। जो स्टेम रॉट है वो आपका जो सर है ये ना बीमारियों के नाम जरा काइंडली हमारे फार्मर्स के लिए उर्दू में जरा बताइएगा। एक कहते हैं तने जो है तने का सड़ना, उसमें जो है तना काला हो जाता है, काला होके जो जिस तरह हमारा कोयला नहीं है इस तरह हो जाता है, यही फंगल डिजीज है और ये तने की निचली साइड पे आती है। दूसरा जो है हेड रॉट जिसे कहते हैं, जो इसका फूल होता है, फूल बैक साइड से वो गलना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों फंगल डिजीज है। इसके लिए जरूरी है कि जो है हम किसी भी जो अच्छी फंजीसाइड है जैसे थायोफिनेट मिथाइल है, इसका 2 ग्राम आमतौर पे जो जितने भी हाइब्रिड है बाजार में मिलते हैं उनको लगा होता है फंजीसाइड। अगर ना लगा हो तो 2 ग्राम 3 किलोग्राम के हिसाब से हम उसको सीड ट्रीटमेंट करें फंजीसाइड का। और दूसरा अगर ये बीमारी आ जाती है फील्ड में जब अगर तो उस टाइम इसको पानी में हल करके थायोफिनेट मिथाइल या किसी और फंजीसाइड को आप जो है उस पर उसका स्प्रे करें तो उससे जो है इसका कंट्रोल किया जा सकता है। और जो पौधे इस तरह इफेक्ट हो जाए
उनको निकाल के वहां से और उसको तल्फ कर दिया जाए। और इंसेक्ट में इसमें एफिड है, एफिड के लिए सकिंग इंसेक्ट की जितनी भी जो पेस्टिसाइड मार्केट में अच्छी कंपनी की अवेलेबल है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसका एक जो हम कहते हैं इसकी एक सुंडी आती है, जब ये ऑनियन स्टेज पे इसका फूल होता है तो उस टाइम जो है आप उस टाइम वो सुंडी होती है और उसी कलर की होती है जिस तरह फूल होता है, तो वो नजर नहीं आ रही होती। उसके लिए आप जो है किसी भी जो च्यूइंग इंसेक्ट होता है, जो कुतरने वाले इंसेक्ट है यानी सुंडियां हैं, उसका जो है आप स्प्रे जो है इस पे करें, तो उससे जो है ना आप उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर आप टाइमली वक्त पे काश्त करेंगे तो वो इंसेक्ट का अटैक नहीं होता, बचत हो जाती है, अगर होता है तो बहुत माइनर होता है। तो इसलिए ये चीजें जो है ना उसके लिए जरूरी है। साथ साहब बहुत शुक्रिया। अभी तो मैंने आपसे क्रिटिकल स्टेजेस के ऊपर पानी का पूछा था, तो शायद गुफ्तगू थोड़ी दूसरी तरफ निकल गई। आप बताइएगा कि पानी जो है इस फसल को कितने चाहिए और किस किस स्टेज पे जरूरी है पानी लगाना? देखिए जी, पहला पानी जो हम अगर इसे लगाते हैं, खेलियों के ऊपर काश्त करते हैं, तो बिजाई के या उगाव के 20 से 25 दिन बाद आपने इसे लाजमी लगाना है। ठीक है, उससे बाद दूसरा पानी मजीद 20 से 25 यानी 50 से 60 दिन के बाद आपने दूसरा पानी लगाना है। इसी तरह तीसरा पानी जब फूल निकल रहे होंगे तो उस टाइम आपने लगाना है। ये पानी हल्का लगाना है, बहुत ज्यादा भर के नहीं लगाना। ठीक है, और चौथा पानी आपने जब दाना बन रहा होगा उस टाइम लाजमी डालना है, बना लगाना है पानी। अगर आप पानी लगाएंगे, दाना पिचका हुआ होगा, बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं होगा और आपकी पैदावार कम हो सकती है। इसलिए जब फसल आपके दाना बना रही है उस टाइम लाजमी हल्का पानी लगाएं। और इसी ये जो पानी बताए हैं मैंने, इसके साथ ही आपने जो जैसे मैंने पहले खादों की डोज बताई थी, वो खादों की डोज भी आपने खासतौर पर नाइट्रोजन और सल्फर है वो आपने डालनी है, ताकि जो है ना उसको साथ साथ न्यूट्रिशन मिलती रहे और उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे तरीके से और पैदावार में अच्छा इजाफा हो। जी बहुत शुक्रिया। सलार साहब आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? जी सलार साहब। जी बिल्कुल, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। रानीपुर में कौन सी वैरायटी काश्त कीजिए है जिसकी पैदावार सबसे ज्यादा और सरी कीजिए? जी जी सलार साहब, आपका सवाल कमेंट सेक्शन में पढ़ लिया था। जी साहब काइंडली आप सलार साहब को बताएं कि कौन सी वैरायटी जो है राजनपुर में काश्त की जाए जिससे पैदावार बेहतर आ सके। ये प्रैक्टिकल मेरे पास भी डाटा है, लेकिन नवीद साहब बता दें कि जो उसका एरिया है और बड़ा एक्सपोजर रहता है और नजर रखते हैं कि कौन सी वैरायटीज हैं, क्योंकि कुछ वैरायटीज लास्ट ईयर जो टेम्परेचर हुआ है उसमें फ्लॉप भी हुई हैं। तो जो बेहतर इनका एक्सपीरियंस है तो ये शेयर करते हैं। जी नवीद साहब। नवीद साहब का माइक ओपन करवा दें। जी नवीद साहब। देखें, अलीपुर और जो राजनपुर है वो तकरीबन एक ही लाइन में आता है, करीब में है। तो मैंने यहाँ पर हमारा अलीपुर या डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में यहाँ पर हमने फार्मर ने जो सिलेक्शन की होती है उनकी सिलेक्शन में आर्मनी सबसे बेहतर है। उसकी हाइट भी मुनासिब है, मैच्योरिटी टाइम भी ठीक है, यील्ड भी बहुत अच्छी है। तो मैं तो इनको ये रेकमेंड करूंगा कि ये आर्मनी सिलेक्ट कर लें, वो बहुत अच्छी वैरायटी है। एग्वारा 4 पिछले साल आप आर्मी बोल रहे हैं? सॉरी मुझे समझ नहीं आया ठीक से। आप आर्मी? मैंने कहा जी आर्मी एक वैरायटी है, आर्मनी सिंजेंटा की। अच्छा जी जी। आर्मनी मेरी नजर में हमारे यहाँ फार्मर की जो कई सालों से पिछले हाइसन 33 को ड्रॉप करके आर्मनी को सिलेक्ट कर चुके हैं, तो ये मेरा मशवरा है कि वही सिलेक्ट कर ले। पिछले साल एग्वारा 4 में हमने कुछ वायरस भी देखा था, तो इसीलिए वो एग्वारा 4 भी अच्छी रही है, लेकिन पिछले साल हमारे यहाँ कुछ वायरस की वजह से मैं उसको रेकमेंड नहीं करूंगा। ये आर्मनी में सिलेक्शन कर ले तो बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया नवीद साहब। आदिल मुर्तजा साहब आप कोई सवाल करते हैं? जी मैम, मेरा सर तो क्वेश्चन ये था कि थोड़ा सा बीट के हवाले से गाइड कर दें, मतलब कि इसमें कोई सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स वगैरह हैं बीट को कंट्रोल करने के लिए या नहीं? जी साहब। जी बिल्कुल, इसमें सिलेक्टिव चौड़े पत्तों वाली भी हैं। सॉरी, आप ये सनफ्लावर में वीट की बात कर रहे हैं? जी जी सनफ्लावर में। हाँ जी, इसमें पेंडीमेथलिन है। आपने सोइंग के बाद जब आप सोइंग कर देते हैं, अगर ये खास तौर पे आपने प्लांटर से लगाना है या चोपे की मदद से लगाना है, उसके बाद आपने पेंडीमेथलिन 800 ml फी एकड़ के हिसाब से आपने स्प्रे करनी है प्री इमरजेंसी। पोस्ट इमरजेंसी में अभी तक कोई स्प्रे इतना अच्छा इफेक्टिव नहीं है, इसलिए आप ये पेंडीमेथलिन करें, ये इससे आपकी जड़ी बूटियां कंट्रोल हो जाएंगी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।
जी बहुत शुक्रिया सर साहब। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हुआ जाता है सर। आप मुझे यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल, और बहुत सारे किसान भाई ये सवाल पूछना चाहते थे कि हम तेल की क्वालिटी को बेहतर कैसे कर सकते हैं और बढ़ा कैसे सकते हैं तमाम ऑयल क्रॉप्स के अंदर, जबकि हम यहाँ पे सूरजमुखी की बात करें तो अभी हम सूरजमुखी की ही बात करेंगे कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं तेल की क्वालिटी को। तेल की जो क्वालिटी है जी, वो जेनेटिक एक फैक्टर है कि जो जिस तरह सनफ्लावर का ऑयल है उसकी अपनी क्वालिटी है, ऑलिव का ऑयल है उसकी अपनी क्वालिटी है, केनोला का ऑयल है उसकी अपनी क्वालिटी है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसकी मिकदार को थोड़ा बढ़ाया या कम हो सकती है, उसमें मौसम का बड़ा किरदार है। अगर जब बीज बन रहा होता है उस टाइम जो मौसम अगर ठंडा रहे तो उसमें तेल की थोड़ी मिकदार बढ़ जाती है और प्रोटीन की कम हो जाती है। और या ऐसे इलाके जैसे हमारे जो ठंडे इलाके वहां पे जो सूरजमुखी काश्त होता है या किनोला काश्त होता है उसमें तेल की मिकदार ज्यादा होती है। जो कि गर्म जो हमारे इलाके हैं वहां पे जो तेल की मिकदार थोड़ी कम होती है, और ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, 1-2%, 3% का ही फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। तो इसको भी जो फार्मर के हाथ में इतना नहीं है, फार्मर अपनी पैदावार बढ़ा सकता है या ऐसी वैरायटी सिलेक्ट कर सकता है जिसके अंदर तेल की मिकदार, आमतौर पर जितनी भी वैरायटी हाइब्रिड है इसमें 40% के राउंड अबाउट जो है तेल होता है। तो पैदावार अपनी अच्छी कर सकता है, लेकिन ऑयल कंटेंट जेनेटिक है और इसमें क्लाइमेट का फैक्टर है। पानी अगर आप टाइम पे लगा रहे हैं, खादें लगा रहे हैं, डाल रहे हैं टाइम पे, चीजें ये प्रैक्टिस टाइम पे कर रहे हैं, इससे जो है आपकी जो बेहतर जो है ऑयल कंटेंट भी, प्रोटीन कंटेंट भी और पैदावार अच्छी हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे एक मेहमान जानना चाहते हैं कि अगर चावल के बाद जमीन की तैयारी की जाए सूरजमुखी के लिए तो वो कैसे की जा सकती है। चावल के बाद आपने, क्योंकि टाइम होता है काफी आपके पास, जमीन को रोटावेट करके जिस तरह आम नॉर्मल जमीन तैयार की जाती है उस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन जैसे पहले जीरो टिलेज का एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, उस तरह भी की जाती है इसके अंदर कास्ट जो है आप जीरो टिलेज करके, कि ऑलरेडी इसमें काफी काफी वतर होता है, मॉइस्चर होता है, जीरो टिलेज के जरिए प्लांटर के साथ आप उसकी काश्त कर सकते हैं। जी जी साहब साहब बहुत शुक्रिया। अगर हमारे मेहमानों को कोई सवाल हो तो मैं आखिर में जरूर सवाल लेना चाहूंगी क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। साथ साहब हमारे काश्तकार भाइयों को यहाँ पे नवीद साहब आप भी, मैं दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे मेहमानों को यहाँ पे कोई कुछ टिप्स दे दें जो आप समझते हैं कि बहुत जरूरी है और जिनसे वो पैदावार बेहतर ले सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं। क्लाइमेट का इशू है, खादों का इशू है, पानी का इशू है, बीज का इशू है, बहुत सारी और चीजों का इशू है। ये सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको वो इख्तियार करते हुए वो बेहतर पैदावार ले सकते हैं। जी मेरी नजर में तो सबसे बेहतरीन ये है कि सनफ्लावर के फार्मर को मौसम पर नजर रखनी चाहिए, खासतौर पर मेच्योरिटी टाइम पर मौसम पर ये जरूर नजर रखें। अगर हवा चल पड़ी और हवा आंधी आ गई, फसल गिर गई तो अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। सिट्टे जमीन पर गिर गए तो पैदावार में मोर देन, मतलब वो कह सकते हैं कि 70-80% तक भी नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत अहम एडवाइस है कि ये मौसम पर नजर रखें आखिरी पानी लगाते वक्त। बाकी चीजें तो हम डिस्कस कर चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैं नवीद साहब की बात में थोड़ा सा ऐड करूंगी कि ये एक छोटी सी बात है लेकिन ये बड़ी अहम बात है कि खादों का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल, बिजाई, ये सारा मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। तो मौसम का ख्याल रखते हुए ही ये काम करने चाहिए। इस हवाले से सावी ऐप को इसी इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया गया था। अगर आप सावी ऐप को डाउनलोड करते हैं, आप अपना खेत उसमें ड्रॉ करते हैं तो वो आपके खेत का मौसम आपको बताती है। जो ऐप है सैटेलाइट डाटा को इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा वो अगले 7 दिन तक का मौसम बताती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले 7 दिन तक हम इसको कोशिश करें कि 15 से 20 दिन या महीने तक भी लेके जा सकते हैं और इंशाल्लाह जल्द को ले जाएंगे। उससे आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि आपको खाद डालनी है या नहीं डालनी, पानी का इस्तेमाल करना है या नहीं करना, बिजाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये चीज का जरूर ख्याल रखना चाहिए। यूरिया के लिए भी खासकर ये बात कही जाती है कि दोपहर के वक्त, धूप के वक्त यूरिया ना डालें क्योंकि ये सारा वो वोलेटिलाइज हो जाता है, उड़ जाता है। फिर हमारे फार्मर्स अक्सर शिकायत करते हैं कि खाद्य पूरी डाली थी लेकिन पैदावार उस हिसाब से नहीं आई। अजीज साहब आप क्या कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं नवीद भाई की बात से जो इत्तेफाक करता हूँ। सबसे पहले तो आप प्लान करके जो भी आप फसल काश्त करनी है, सूरजमुखी नहीं जितनी भी फसलें हैं, अपना उसके लिए बजट बनाएं। जिस तरह हम अपने घर को चलाने के लिए एक बजट उसका बनाते हैं और उसके मुताबिक हम चलाते हैं, इसी तरह अच्छी क्रॉप के लिए भी आप अपना बजट बनाएं, उसको प्लान करें और उसके मुतालिक जो आपके करीबी जो भी एक्सपर्ट है, चाहे वो अयूब रिसर्च है या इसका कोई इदारा है या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के ऑफिसर्स हैं, आप उनसे उसके बारे में मालूमात हासिल करें, उसकी नई टेक्नोलॉजी के बारे में मालूमात हासिल करें और उसको कोशिश करें कि उसके मुताबिक, रिकमेंडेशन के मुताबिक काश्त करें।
और इस तरह आपकी पैदावार इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर होगी। और कोशिश करें कि मैकेनाइज्ड जो है ना कल्टीवेशन की तरफ आए। एक फार्मर नहीं ले सकता तो आपस में ग्रुप बना के जो हम ख्याल फार्मर है वो मिलके जो है ना कोई मशीनरी या इस तरह की चीजें करें, और उससे जो है इत्तेफाक में अल्लाह ताला ने वैसी बरकत रखी है, तो इससे आप देखेंगे कि बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा, आपकी पैदावार भी बढ़ेगी और जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी इंशाल्लाह कम होगी। जी साथ साहब बहुत शुक्रिया। सलार साहब आखिर पे आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मेरा सवाल ये है कि हमें यहाँ पे स्टोरेज का मसला बनता है कि इसमें जो है ना इसको अगर सनफ्लावर को रख लिया जाए तो आधा यानी कि वजन कम कर जाती है, तो स्टोरेज के हवाले से मुझे बताते हैं कि स्टोरेज कैसे किया जाए इसको। जी बिल्कुल, इसमें सनफ्लावर में एक तो ये ख्याल करना है, जब आपने सनफ्लावर को रखना है तो 10% से कम इसका मॉइस्चर होना चाहिए, 10% से ज्यादा मॉइस्चर ना हो। ठीक है, इसका एक सादा तरीका तो ये है कि आप दांत के नीचे रख के उसको तोड़ते हैं तो कड़क से आवाज आ जाती है, वरना करीबी किसी भी जहाँ पे मॉइस्चर मीटर अवेलेबल हो तो उसके साथ भी आप मॉइस्चर मीटर इसका चेक कर सकते हैं। इसका 10% से ज्यादा ना हो, 8% हो बेहतर है, नहीं तो 10% से ज्यादा मॉइस्चर ना हो। वो वजन जो कम होगा वो मॉइस्चर जो उड़ता है उसकी वजह से वजन कम होता है। दूसरा, आपने इसे स्टोर करना है तो जो खासतौर पे अगर सीड किसी ने स्टोर करना है तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए होता है, वरना जो सीड है वो खराब हो जाता है। क्योंकि इसका हाइब्रिड सीड होता है, कोशिश तो की जाए कि इसे जल्द से जल्द जो है इसको सेल कर दिया जाए मार्केट में, उससे रेट अच्छा क्योंकि है। कोई अगर बहुत ज्यादा अरसे के लिए करना है तो एक कूल अच्छी जगह हो जहाँ पे मुनासिब जो रोशनी हवा हो और बहुत ज्यादा धूप ना हो उसमें, और लेकिन मॉइस्चर सुखा के रखना है, अदरवाइज इसमें फफूंदी लगने का डर भी होता है कि अगर आपने ज्यादा मॉइस्चर पे क्रॉप स्टोर की है तो आपको फफूंदी लग सकती है आपके जो फूड है उसके अंदर। जी साथ साहब आपको बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमान जो यहाँ पे तशरीफ लाए और जो हमें फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके सामने बेहतर से बेहतर प्रोग्राम्स लेके आ सकें, उन टॉपिक्स की पर बात की जा सके जो हमारे किसान भाइयों के मसाइल है। लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं कि हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, हमें बेहतरी की जरूरत है, या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आपकी राय हमारे लिए बहुत बेशकीमत है। जरूर अपनी राय से आगाह करें, हम कोशिश करेंगे खुद को बेहतर करने की। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त में से, स्पेशली ये फैमिली का वक्त होता है, इस वक्त तो आपने वक्त निकाला, अल्लाह ताला को इसका अजर भी दे। हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं। मैं प्रोग्राम खत्म करना चाह रही थी लेकिन चलिए आपके सवाल ले लेते हैं। सर वो कह रहे हैं कि 3 साल का किन्नू का बाग है, इसमें जी सर। साथ साहब वो मेहमान हमारा पूछना चाह रहे हैं कि 3 साल का किन्नू का बाग है, क्या इसमें काश्त कर सकते हैं सूरजमुखी को? जी उससे आपके वही, क्योंकि एग्जॉस्टिव क्रॉप है, अगर बाग छोटा हो तो उसमें तो काश्त किया जा सकता है, लेकिन आपने इससे फ्रूटिंग लेनी है उसके बाद तो 4-5वें साल जो है तो आपकी फ्रूटिंग जो है वो मुतासिर होगी, पैदावार पे इफेक्ट पड़ेगा। तो कोशिश करें केनोला काश्त कर लें, उसमें केनोला से इफेक्ट नहीं होगा बहुत ज्यादा, सूरजमुखी से अवॉइड करें। जी जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपनी मेजबान रिज़वान को यहाँ पर इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी नए लोगों के साथ, नए मौजू के साथ, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह करते रहिए। इसके अलावा आप किसी भी फसल की काश्तकारी में दिलचस्पी रखते हैं, आपको रहनुमाई की जरूरत है, तो सावी की मतलूबा नंबर पर सवाल पूछ सकते हैं। सावी